नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीकेमर। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं हमारी यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए हिंदी विषय से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न हमारी आने वाली एग्जाम को और भी बेहतर बनाएंगे और ऐसे प्रश्नों का PDF प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डी के टेलीग्राम ग्रुप साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देर किए हमारे जो हिंदी के 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी ओर चलते हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस साहित्यकार की संस्मरणात्मक रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद? उत्तर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि होगा महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा के द्वारा एक प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र संग्रह है, जिसमें उन्होंने अपने आसपास के लोगों का मार्मिक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किस आलोचक कवि का है? जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेव वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो इसे कथन को देने वाले जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो एक छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर देशज है? तारीख, औरत, स्कूल या ठठेरा? इन चारों विकल्पों में से बात की जाए तो ठठेरा शब्द जो होगा ये किसी भाषा से लिए बिना आवश्यकता के अनुसार स्थानीय लोगों के द्वारा गढ़ लिया गया शब्द है, जो कि देशज शब्द होगा। और ठठेरे का मतलब होता है बर्तन बनाने वाला। तो डी विकल्प यहाँ पर उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न आता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो किस महाकाव्य की पंक्ति है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यहाँ पर साकेत, कामायनी, उर्वशी या प्रिय प्रवास? तो यहाँ पर ये पंक्ति जो है ये है कामायनी की, और कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक महाकाव्य है, उसके लज्जा सर्ग की ये पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है? गोदान गबन, कर्मभूमि, त्यागपत्र? तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए इन चारों में से तो त्यागपत्र जो होगा वो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित नहीं है। बाकी गोदान गबन, कर्मभूमि तीनों ही उनके द्वारा रचित हैं। त्यागपत्र जो है ये उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा उत्तर होगा। ईश्वर ने सबकी सुनी, इस वाक्य में सबकी किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उनमें से हमें देखना है पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। देखिए, सबकी सुनी, तो यहाँ पता नहीं चल रहा कितने लोगों की सुनी, सब में संख्या जो है वो अनिश्चित है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर हमारा आता है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि, भामा, कुंतक, दंडी? तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंतक। जी हाँ, आचार्य कुंतक जो थे इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना करके वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है और इस संप्रदाय की स्थापना की है। आगे है, सरस्वती पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? अब देखिए, संस्थापक की भी बात पूछी जा रही है और संपादक की भी बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा चिंतामणि घोष, क्योंकि यहाँ पर बात वर्ष 1900 की जा रही है। तो 1900 में यहाँ पर जो चिंतामणि घोष थे इन्होंने इसकी स्थापना यहाँ पर की थी और साथ ही संपादक भी रहे थे। तो यहाँ पर इनके बाद में यदि बात की जाए तो श्याम सुंदर दास, जो कि 1901 से लेकर के तो 1903 तक ये संपादक रहे हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये 1903 से लेकर के तो 1920 तक ये संपादक रहे हैं। अब देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जब संपादक थे तो ये सरस्वती पत्रिका का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका नाम भी इसमें काफ़ी जुड़ा हुआ आपने सुना होगा। तो तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर 1900 के अनुसार होगा चिंतामणि घोष। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ब्रज भाषा का सबसे प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी। तो यहाँ पर मथुरा वृंदावन जो होगा, यहाँ पर ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है और जिसका फैलाव आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, वृंदावन जैसे क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर है दीर्घ, गुण, यण या फिर वृद्धि। तो देखिए प्रत्युपकार में संधि की बात की जाए तो यहाँ पर संधि हो जाती है यण संधि। अब यण संधि क्यों है कि प्रत्युपकार का हम विच्छेद करते हैं प्रति धन उपकार, और इसमें क्या होता है, जैसे ई आता है, प्रति में ई आता है तो ई प्लस उ मिलकर के क्या बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है य, है ना। तो यहाँ पर संधि हो जाती है इसमें यण संधि। आगे देखिए उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर उत्कर्ष की बात की जा रही है। सही शब्द उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? उन्नति या प्रगति, इसका मतलब होता है। अब इसका विलोम क्या होगा? इसका अवनति, हास आदि इसके विलोम हो सकते हैं। तो यहाँ पर उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कवि का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है ये प्रश्न। तो यहाँ पर कवि का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सही रूप इसके लिए जो होगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, कवियत्री जो होगा ये सही होगा। चलिए आगे प्रश्न है, चाय शब्द किस भाषा से आया है? तो यहाँ पर है पुर्तगाली, चीनी, जापानी, फारसी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चाय शब्द जो है ये चीनी भाषा से आया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। रोहित क्रिकेट खेलता है का कर्मवाची रूप क्या होगा? तो यहाँ पर रोहित से क्रिकेट खेला जाता है, रोहित द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, रोहित ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट रोहित से खेला गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोहित द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, अक्षि, आंख या नेत्र। तो यहाँ पर बात की जाए तत्सम नहीं है, वो होगा ऑप्शन सी, आंख। आंख जो है वो एक तद्भव है और जिसका तत्सम रूप अक्षि या चक्षु होता है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ खेत में रुक जाना, खेत में फसल उगाना, खेत में काम करना, वीर गति को प्राप्त होना। बहुत अच्छा मुहावरा है। और खेत रहने का मतलब जो होता है युद्ध वगैरह में जो वीर गति प्राप्त करते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके लिए ये मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है, वीर गति को प्राप्त होना, खेत रहना। चलिए गुलर का फूल होना का अर्थ है फूल की तरह सुंदर होना, दुर्लभ होना, फूल जैसे कोमल होना, कभी दिखाई ना देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी अत्यंत दुर्लभ वस्तु व्यक्ति के लिए ये चीज मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है जो आसानी से दिखाई ना दे। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है चारों में से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमारे लिए होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा उज्जवल। अब देखिए उज्जवल में एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों ही ज जो होते हैं आपके आधे आते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक आधा जा और एक पूरा जा जो है ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द। तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द, जीन, होदा, काठी, बग्गी। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, होदा। उपकार का विलोम शब्द होगा, तो यहां पर उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। ऑप्शन ए यहां पर उत्तर है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य, तुम केवल इतना मात्र काम कर दो, तुम सिर्फ केवल इतना काम कर दो। सी है तुम केवल इतना ही काम कर दो और तुम इतना काम मात्र कर दो। तो यहां पर शुद्ध वाक्य के चयन की बात की जाए, तुम केवल इतना ही काम कर दो, जो कि होगा विकल्प सी यहां पर उत्तर। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
अत्यधिक नाम से ही स्पष्ट है, तो यहाँ पर अति धन अधिक, तो यहाँ पर अति इसमें जो होगा ये उपसर्ग होगा, उपसर्ग जो शब्दांश के आगे लगते हैं। आगे देखिए, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? वैज्ञानिक लिपि होना, लेखन में एक रूपता, वर्णों का क्रम वैज्ञानिक, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है वो है देवनागरी लिपि की, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें उच्चारण और लेखन में समानता पाई जाती है जो इसे अत्यंत वैज्ञानिक बनाती है। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा उत्तर है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास या फिर कबीर की? साहित्य लहरी जो है ये है ऑप्शन बी, यहाँ पर सूरदास की रचना। जी हाँ, महाकवि जो सूरदास हैं साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, और बी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, पार्थ किसका पर्यायवाची शब्द है? परशुराम, कर्ण, अर्जुन या कृष्ण का? तो यहाँ पर पार्थ आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये है ऑप्शन सी, अर्जुन का पर्यायवाची होगा पार्थ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो यहाँ पर देखिए, बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है ना, एक अवस्था है। तो यहाँ पर जब किसी अवस्था, दो दशा या भाव का बोध होता है जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो वहां पर हमारी संज्ञा होती है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसमें उत्तर। पृथ्वीराज रासू को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर, श्याम सुंदर दास, गौरी शंकर, हरिचंद ओझा? तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासू को प्रामाणिक मानने वाले जो हैं वो हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर है। आगे देखिए, तार सप्तक की संपादक 1943 की बात की जा रही है, कौन थे? धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सान्य अज्ञे या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध? तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सान्य अज्ञे। ये यहाँ पर तार सप्तक के संपादक थे। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद जो है ये किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने यहाँ पर कालिदास का जो प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है? सिंदूर की होली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी? इनमें से सिंदूर की होली जो है ये नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नहीं है। ये नाटक यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। सधुक्कड़ी भाषा किस साहित्यकार की भाषा कहलाती है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जायसी? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, सधुक्कड़ी भाषा से आपने बहुत बार प्रश्न देखा होगा, और सीधे सीधे उत्तर हो जाता है यहाँ पर कबीरदास। जो कबीरदास की भाषा जो है वो सधुक्कड़ी थी। आगे देखिए, वधु शब्द का संधि विच्छेद जो सही रूप में होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर वधुधन उत्सव जो विकल्प भी होगा ये हमारा यहाँ पर सही संधि विच्छेद यहाँ पर रहेगा। और इसमें बात की जाए तो इसमें दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर रहेगी। आगे देखिए, अधोलिखित शब्द का सही विलोम क्या होगा? अधोलिखित शब्द के सही विलोम की बात की जाए तो अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखा हुआ। इसका विपरीत क्या होगा? ऊपरी लिखित, यानी कि ऊपर लिखा हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर है। आगे प्रश्न है, अनुरक्ति का सही विलोम शब्द क्या है? विरक्ति, आसक्ति, शक्ति या प्रेम? तो यहाँ पर अनुरक्ति का सही विलोम शब्द वो होता है विरक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। देखिए, अनुरक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम, लगाव। और विलोम की बात करें विरक्ति, इसका अर्थ क्या होता है? अलगाव या उदासीनता। आगे देखिए, अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राम फल खाता है, मोहन गीत गाता है, चिड़िया उड़ती है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर
अकर्मक क्रिया के उदाहरण की बात की जाए तो वो यहाँ पर हमारा रहेगा चिड़िया उड़ती है। बाकी तीनों में आप देखेंगे इसमें फल, गीत और पुस्तक ये इसमें कर्म है और तीनों सकर्मक हैं, एक यहाँ पर अकर्मक है। राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर 341, 342, 343 या 345। बहुत अच्छा प्रश्न और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये हमारी राजभाषा से संबंधित है, तो इस अनुच्छेद को जरूर ध्यान रखिएगा। और ये अनुच्छेद हमारा आता है अनुच्छेद 343। यहाँ पर ऑप्शन सी। आगे देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? बिहारी केशवदास सेनापति या फिर चिंतामणि? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो कहा जाता है केशवदास को। अब क्यों कहा जाता है ये भी समझिएगा। तो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने केशवदास की क्लिष्ट और जटिल काव्य रचना शैली के कारण से ही उन्हें कठिन काव्य का प्रेत यहाँ पर कहा है। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। दांत कटी रोटी का अर्थ है। दांत कटी रोटी का अर्थ क्या होगा? गहरी दोस्ती, विरोध करना, शत्रुता मोल लेना। तो यहां पर हम कह सकते हैं गहरी दोस्ती। ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। मतलब जैसे हम एक दूसरे के साथ कुछ खाते हैं, कुछ साझा करते हैं, जो हमारी गहरी दोस्ती का प्रतीक होता है। और वैसे ही दांत काटी रोटी यहां पर इसका अर्थ बनता है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब शुद्ध वाक्य देखिए, मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है, मेरा बाजार जाना है, या मैं बाजार जाना है। तो मुझे बाजार जाना है ये यहाँ पर शुद्ध होगा अन्य की तुलना में। बुढ़ापे में मनुष्य थक जाता है, और बुढ़ापा वाक्य में कौन सी संज्ञा है जिसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं? ये एक दशा, एक अवस्था को दर्शाता है। तो यहाँ पर विकल्प सी होगा उत्तर। पंचांग में समास देखना है, कौन सा समास है? यहाँ पर तत्पुरुष है, द्विगु है, कर्मधारय, बहुप्रिय। तो देखिए, पंचांग 5 अंगों का समूह, और निश्चित रूप से जब 5 अंगों का समूह यानी कि द्विगु समास हमारा बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के भेद किस आधार पर किए जाते हैं? कर्ता, कर्म, लिंग या काल के आधार पर? तो देखिए, ये किए जाते हैं कर्म के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? अनल, कृशाणु, अंबु या फिर पावक? तो यहां पर हम कह सकते हैं आग का जो पर्यायवाची नहीं है वो यहां पर रहेगा ऑप्शन सी, अंबु हमारा उत्तर है। विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी, यह किस संधि का उदाहरण है? तो यहां पर गुण, दीर्घ, वृद्धि, यण। तो हम कह सकते हैं दीर्घ संधि। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पर कौन सा होगा? 4 चिन्ह आपके सामने हैं, इनमें से आपको पहचानना है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होगा वो हमारा रहेगा विकल्प डी। इसमें जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्य का ज्ञान देना, लेखन कौशल का विकास करना, व्याकरण नियमों को याद कराना, या विद्यार्थी को अपनी बात प्रभावी ढंग से करने की योग्य बनाना? तो देखिए, विद्यार्थी को अपनी बात प्रभावी ढंग से करने के योग्य बनाना, यही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, अत्युत्तम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अत, अति, अत्यु या उत? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन जो बी होगा अति, ये हमारा उत्तर होगा। उद्धरण चिन्ह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निर्देशक, अवतरण, लाघव या त्रुटिबोधक? उद्धरण चिन्ह जो हो वो कहलाता है अवतरण चिन्ह भी इसको कहा जाता है, और इसे प्रस्तुत करने के लिए इन्वर्टेड कामा के अंदर वो बात लिखी जाती है, या आप डबल इन्वर्टेड कामा भी इसमें लगा सकते हैं। ऐसे हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर
हमारा जो उत्तर होगा वो होगा अवतरण चिन्ह। चलिए, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द सुग्रीव। अब देखिए, सुग्रीव पहला और दूसरा विकल्प एक जैसे ही यहाँ पर टाइप हो गए हैं, तो यहाँ पर सुग्रीव जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। सु मतलब अच्छा, ग्रीव मतलब गर्दन, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो, अच्छी हो, यहाँ पर कहलाएगा सुग्रीव। कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा? कबीरदास की जो भाषा थी, सधुकड़ी कहने वाले जो थे वो थे रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा उत्तर होगा। साधुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो होती है उसे सधुकड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, कबीरदास की जो भाषा थी जिसको यहाँ पर किसी ने सधुकड़ी कहा, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा। तो पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या ग्रेसन। तो यहाँ पर उत्तर होगा श्याम सुंदर दास जो थे, इन्होंने कबीर की जो भाषा थी उसे पंचमेल खिचड़ी इन्होंने नाम दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें उत्तर होगा। था और ईड़ा किस महाकाव्य के प्रमुख पात्र हैं? साकेत, कामायनी, उर्वशी, प्रवास। तो यहां पर ये हैं ऑप्शन नंबर बी, कामायनी। यहां पर उत्तर होगा बी विकल्प हमारा कामायनी। चलिए, आगे प्रश्न है, अवनति का सही विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति, अवनत या फिर उन्नति, प्रोन्नति। तो अवनति का सही विलोम शब्द की बात की जाए, ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा उत्तर होगा उन्नति। देखिए, अवनति का मतलब क्या होता है? वही हाश, और उन्नति का मतलब क्या होता है? प्रगति। अंधेर नगरी प्रहसन के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका व्यंग किया है? विदेशी शासन नीति, अविवेकपूर्ण शासन व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली की विफलता, समाज में व्याप्त अंधविश्वास। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने व्यंग किया है, वो किया है अविवेकपूर्ण शासन व्यवस्था का। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर है। आगे प्रश्न है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक यहाँ पर किसकी रचनाओं का संग्रह होगा? तुलसीदास, कबीरदास, जायसी या फिर रैदास। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन बी, कबीरदास। चलिए, आगे लेते हैं प्रश्न फिर अगला। अष्टछाप की रचना स्थापना किस आचार्य ने की थी? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, रामानंद, शंकराचार्य। यहाँ पर अष्टछाप जो था क्या था? 8 कवियों का समूह था। उसकी स्थापना किसने की थी? विठलनाथ ने। कब की थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1565 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्य इसमें शामिल थे। तो ऑप्शन जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा विठलनाथ। चलिए, रौद्र रस का रंग क्या माना जाता है? रौद्र रस का रंग क्या माना जाएगा? सफेद, पीला, काला या लाल। तो यहाँ पर उत्तर होगा लाल। देखिए, रौद्र का रस जो होता है उसका स्थायी भाव क्रोध होता है, और क्रोध में आंखें, चेहरा लाल हो जाते हैं। यहाँ पर इसका रंग होगा लाल। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई? तो यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की बात की जाए तो ये कब हुई थी? तो 1935, 1936, 1943 या 47। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है वो की गई, और इसका जो पहला अधिवेशन था वो लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर है। अनावृष्टि का सही विलोम शब्द क्या होगा? वृष्टि, वर्षा, अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि। तो अनावृष्टि का अर्थ होता है वर्षा ना होना, इसका विलोम होगा अतिवृष्टि। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। महेश शब्द का सही संधि विच्छेद की बात की जाए वो कौन सा होगा? तो इन चारों विकल्पों में से यदि हम बी विकल्प को देखें, जहां पर महाधन ई से, जहां पर आ और ई मिलने से बन रहा है ए, महेश, तो यहां पर बी विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग यहां पर प्रयुक्त हुआ? तो इसमें उपसर्ग होगा प्रति।
जी हाँ, प्रत्येक में उपसर्ग हो जाता है, यहाँ पर प्रति उपसर्ग। चलिए अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्टी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या शारदा? तो यहां पर उत्तर हो जाता है ब्राह्मी लिपि, जो कि है ऑप्शन बी यहां पर उत्तर। काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? भामा, दंडी, आनंदवर्धन या विश्वनाथ? तो यहां पर काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो किया था आनंदवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। विशलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? यहाँ पर वीर काव्य, श्रृंगार काव्य, भक्ति काव्य या फिर नीति काव्य? तो यहाँ पर देखिए विशलदेव रासो जो है वो है श्रृंगार काव्य। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा हमारा उत्तर। भ्रमर गीत परंपरा का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत परंपरा का मूल आधार ग्रंथ वो है श्रीमद् भागवत पुराण। जी हाँ, ऑप्शन बी है यहाँ पर हमारा उत्तर। और भ्रमर गीत प्रसंग जो है ये श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। अंगद पेज नामक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, नाभादास? तो यहाँ पर अंगद पेज नामक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार वो हैं यहाँ पर ईश्वरदास। ऑप्शन सी हमारा उत्तर। देखिए ये जो अंगद पेज है ये राम कथा पर आधारित एक रचना है। जो रावण की सभा हुई थी और रावण की सभा में अंगद ने पैर जमाया था और डट कर खड़े हो गए थे, तो उनका जो शौर्य वर्णन है वो इसमें जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न है, मगही बोली जाती है, बोली किस हिंदी क्षेत्र में आती है? तो यहाँ पर मगही बोली जो है किस हिंदी क्षेत्र में आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मगही आती है ऑप्शन सी बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न है, कृशकाय शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घकाय, स्थूलकाय, विशालकाय, बलवान? तो कृशकाय शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो वो यहां पर रहेगा स्थूलकाय। देखिए कृश मतलब क्या होता है? कृशकाय मतलब पतला शरीर वाला। ऑप्शन बी यहां पर उत्तर होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद यहां पर। तो यहां पर सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद। ये हमारा उत्तर होगा। निरोग शब्द का सही विच्छेद क्या है? तो निरोग शब्द का सही विच्छेद जो होगा वो यहां पर क्या होगा? निधन रोग। ऑप्शन नंबर बी यहां पर उत्तर। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? मागधी, अर्धमागधी, पैसाची या सोरसेनी? तो यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन डी सोरसेनी हमारा उत्तर। पश्चिमी हिंदी का विकास सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, अंधा युग किस विधा की रचना है? तो यहां पर अंधा युग जो है उपन्यास, कहानी, काव्य नाट्य या संस्मरण काव्य नाट्य? तो काव्य नाट्य जो है वो हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। अंधा युग जो है 1955 में धर्मवीर भारती के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध यहां पर रचना है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर। तो दोस्तों यहां पर आज की जो हिंदी से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।